हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्टडी में चंदन आप लोगों को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ाई किए थे उसके सवाल को देखेंगे और लेक्चर को देखेंगे। हालांकि इसी बीच जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते होंगे वो जान लेंगे कि 64वीं इंटरव्यू का टेंटेटिव डेट 1 दिसंबर से हो गया, जो कि अब संभवतः उम्मीद थी कि सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिसंबर में चला गया और मेंस 65वीं का पहले होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें ताकि सबको लाभ पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसमें इस्लाम क्वेश्चन फर्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन हमने पहले बार ही पढ़ा था। आंसर है हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनका जन्म हुआ था मक्का में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, पहाड़ियाँ विद्रोह, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री से विद्रोह दिया गया था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था। मैं कल भी बोला था आप लोगों को। पहाड़ियाँ विद्रोह का बताइए अपने बिहार में, मैं जानबूझकर इसको लिया हूँ, अपने बिहार में भागलपुर में हुआ था। तिलक माझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलक माझी थे। पहाड़िया विद्रोह बिहार में भागलपुर में हुआ था। तिलक माझी इसका नेतृत्व करता थे। चलिए, ज्योग्राफी का टॉपिक था सिंचाई। पंबा सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? तो यह है पंबा नदी पर। यह नदी साउथ इंडिया में पड़ती है, पंबा नदी पे। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो पंबा पे, नदी पे है। स्वामीनाथन समिति ये किसकी रिपोर्ट दी थी? किसकी रिपोर्ट दी? तो जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति बैठाया गया था, जो समिति मैं आपको बोला था याद करने के लिए। हाँ, अब मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा अभी आज के लेक्चर में। चलिए इतना पढ़िए। दूसरा मैं दिया था कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के, आप पढ़े भी होंगे। उसमें आज मैंने सवाल दिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 23 एंड 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24 में है। संपत्ति का अधिकार हालांकि पहले मौलिक अधिकार में ही था, जिसको मौलिक अधिकार से हटा करके अब संवैधानिक और वैधानिक अधिकार कर दिया है। आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। 300A में कर दिया गया है हम, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। चलिए, फिजिक्स का टॉपिक था दाब जब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? नहीं, दाब जब भी बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जब भी दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बातें हैं। डैश कोयला सबसे अच्छा माना जाता है? कौन? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 85% कार्बन पाया जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं टॉपिक शुरू करूँ आज का। आई होप कि आप सब ले लिए होंगे। मैं इरेज करता हूं इसे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबों की? पढ़ते रहिए। आज अपना 7वां लेक्चर निकल गया है। इसी बीच में एक एक करके हम लोग 7 पे पहुंच गए। 20 लेक्चर में तो अपना सिलेबस खत्म हो जाना है। चलिए, करंट की बात करते हैं। जनवरी करंट में पढ़ा गया था। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी, जितने साइंस टेक्नोलॉजी से खोज हुए हैं, साइंटिफिक बातें हुई हैं, आप साइंस ही पढ़ेंगे। इसमें आप साइंस ही पढ़ेंगे। साइंस टॉपिक बातें जितनी हुई होंगी साइंस ढूंढ के पढ़ेंगे आप लोग। और जो लोग डेट वाइज पढ़ते हो 1 से 15 तक रिवीजन करेंगे जनवरी करंट अफेयर में। चलिए, दूसरा टॉपिक जो कि एंशिएंट इंडिया से है, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। सिकंदर बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें पढ़ना क्या है कि सिकंदर मैंने कौन थे, किसके पुत्र थे, उनके क्या मतलब राज्य में क्या खूबियाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, बस 2-4-10 लाइन की बातें हैं। थोड़ा सा एक हल्का सा बस नजर दौड़ा देंगे उस पर।
मौर्य साम्राज्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मौर्य साम्राज्य, वेरी 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 मत लगाइए इसको। कौन इसके संस्थापक थे, क्या हुए, कौन कौन से इसमें राजा है, अशोक है, अशोक के कितने शिलालेख थे, 14 थे। चलो कहाँ कहाँ, अपने बिहार में भी उन्होंने धाम हराया था जिसमें अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ और अरेराज में अशोक के स्तंभ भरे हुए। तो एक पढ़ लीजिएगा, शिलालेख में 14 शिलालेख है, उसमें क्या क्या लिखे गए हैं। पशुबलि की निंदा 1 नंबर पे है, 2 में कौन सा है, चिकित्सा वाला है, 3 में कौन सा है, यात्रा तीर्थाटन कौन से है, ये 14 आप याद करेंगे। उसके बाद याद करने के बाद आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कलिंग युद्ध किसमें वर्णन किया गया है, तो 13वां शिलालेख में वर्णन किया गया है। कौन सी जगह पे क्या लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, अशोक में सबसे पहले कहाँ पाया गया था, अशोक के स्तंभ में क्या उसमें नई चीजें पाई गई। अशोक के स्तंभ में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य समाज। मौर्य समाज को ठीक से पढ़ेंगे, अपने बिहार में एक सवाल आना ही आना है हर हाल में, ये चीज आप थोड़ा नजर रखेंगे। पेज नंबर 10 से 12 इसको नोट कीजिए, पेज नंबर 10 से 12 है मौर्य साम्राज्य। अशोक पढ़ना है, शिलालेख पढ़ना है, उनके धर्म पढ़ने हैं, एक एक चीज अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक कौन से धर्म के अनुयायी थे, कौन से धर्म को मानते थे, ये सारी चीज पढ़ना है आपको। कलिंग युद्ध के वर्णन वगैरह ये सब पढ़ेंगे आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़ेंगे भी, पढ़ते भी होंगे अच्छे से। एक सवाल रहेगा यहाँ से निश्चित तौर पर रहेगा, इसको मजाक में नहीं पढ़िए। चलिए मॉडर्न इंडिया से तीसरा टॉपिक 1857 की महान क्रांति, पेज नंबर 45 से 46। जिस टॉपिक का सबको इंतजार रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि आप सब ये सुनने के लिए बेताब भी रहते हैं कि मंगल पांडे ने कहाँ से, मतलब मंगल सबसे पहले शुरुआत मंगल पांडे ने ही किया था। जो चर्बी और कारतूस आप पढ़े होंगे जिसमें कि वो बंदूक की जो खींचना होता था, राइफल की इनफील्ड, वो खींचना होता था जिसमें सुअर और गाय की मांस से मिलाया गया होता था, तो चर्बी खींचना था जिसके कारण विद्रोह हो गया। और ये जरूर पढ़िएगा विद्रोह होते समय कि कहाँ से, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया, उसके बाद कौन से किया, और कानपुर से कौन किया, झांसी से कौन किया, अपने जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह किए तो कौन किया, लखनऊ से कौन किया, इलाहाबाद से कौन किया, दिल्ली में कौन किया, और उसके नेतृत्व कौन किया, किस दिन हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, याद कीजिएगा। कौन किया, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, इसलिए याद करेंगे कौन नेतृत्वकर्ता थे। दिनांक क्या था, अपने बिहार में कौन थे, जगदीशपुर से तो बाबू कुंवर सिंह थे। दिनांक क्या था, और इसको अंग्रेज कौन सा शासक उसका दमन किया, ये चारों आप खंड वाइज याद करेंगे, जो कि लुसेंट में दिया हुआ भी है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 1857 के युद्ध के बारे में, ये युद्ध ना प्रथम था ना अंतिम था। एक सैनिक विद्रोह था, एक किसान विद्रोह था, एक प्रथम अंग्रेज के प्रति प्रथम विद्रोह था, प्रथम नाराजगी थी। ये कौन सब जो उसमें लिखे हुए कथन और किसने कहा, ये चीज जरूर याद रखेंगे। कथन पूछ देता है कि इस कथन को किसने कहा, तो ये जरा ध्यान रखेंगे। 1857 के बारे में, शुरुआत कब से हुई, क्या कारण थे उसके, 1857 के युद्ध कहाँ से प्रारंभ होते हैं, और कौन से उसमें साथ नहीं दिए, कौन से अंग्रेजों का साथ दिए, कौन से अपना साथ दिए, माने बहुत विस्तार में है, पढ़ेंगे तो काफी समय लग जाएगा। मैं पढ़ाने लगूंगी 1857 सिपाही विद्रोह तो बस एक तत्कालिक कारण थे, जो कि मतलब राइफल से हुए थे, चर्बी के कारतूस खींचने के कारण हुए, लेकिन वो तो किसान के सब बेटे ही थे। तो अपने यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ऊंचे पोस्ट पर नहीं हुआ करते थे, कितने भी पढ़े लिखे लोग जमींदार पोस्ट पे हुआ करते थे। तो नाराजगी तो थी ही, तो किसान विद्रोह भी आप कह सकते हैं, किसान के बेटे थे, नाराजगी पहले से थी, तो एक विद्रोह उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत विस्तार बातें हैं, लुसेंट पे इतना नहीं दिया हुआ है, जितना दिया है उतना ही पढ़िए, आपके काम के लायक बस इतना ही है। मैं इसीलिए और विस्तार नहीं बोलता हूँ कि ताकि आपको लगेगा कि अरे सर तो बोल दिए, लुसेंट में है ही नहीं, तो इस पर ध्यान भी नहीं देना है आपको। चलिए, भारत में परिवहन जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ध्यान देते चल जाइएगा। जिसमें है क्या, सड़क परिवहन है, रेल है, जल परिवहन है, हवाई जहाज परिवहन है, बस यही दिन तो है, इसी को 4 है, इसी को पढ़ लेना है। अब इसी में NH जरूर पढ़िएगा, ये सवाल सीधे सीधे पूछ जाते हैं कि NH1 कहाँ से कहाँ जाता है, NH2 कहाँ से कहाँ जाता है, NH3 कहाँ से कहाँ जाता है, सबसे लंबा NH कौन है, जो कि वाराणसी टू कन्याकुमारी, जो कि पहले NH7 हुआ करता था, अब 44A इसका नाम कर दिया गया है। सबसे छोटा NH कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज जरूर पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक जाता है। BPSC का सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज में, मैं ये भी मन लगाने के लिए कुछ भी नहीं बोल देता हूँ, मैं अगर बोलूँ तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि मैं कोई बात क्यों बोला, मन लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहते हैं और कौन कौन से जगहों को जोड़ता है, ये आप जरूर पढ़ेंगे। NH1 जैसे कि जो दिल्ली से
अमृतसर पाकिस्तान के सीमा तक जाता है। NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। NH3 कहाँ से कहाँ जाता है, तो आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है। NH4 कहाँ से कहाँ जाता है, तो मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है। NH5 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो चेन्नई से लेकर कोलकाता तक जाता है। NH6 कहाँ से जाता है, तो कोलकाता से लेकर मुंबई तक जाता है। NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। NH8 ये पढ़ लेंगे, दिल्ली, जयपुर और मुंबई। तो ये आप ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे ठीक से। ये तो NH वाली बात मैंने कर लिया आपसे, आपके साथ मैंने डिस्कस किया, लुसेंट में दिया भी है, और इसको याद कीजिएगा, मजाक नहीं है। एक सवाल रहेगा यहाँ से, उसके बाद जलमार्ग के सवाल यहाँ से होंगे। NW, जिसको NW से जोड़ के NHW कहा जाता है, तो पहला NHW कौन सा था, तो इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा कौन था, तो सदिया से धुबरी। तीसरा काकानेड़ा से कोयटापुरम, कोयटा से काकानेड़ा, ये पढ़ेंगे तूतुकुरनी से यहाँ। तो ये आप पढ़ते जाएंगे, तो ये भी करके ये 6 है, ये 6 है, ये आप 6 पढ़ लेंगे। 6 है, 6 आपको पढ़ना है, इतना पढ़िए। तो जलमार्ग आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद जरूर पढ़िएगा कि कलकत्ता में बंदरगाह है तो उसको क्या बोलते हैं, मुंबई में है तो आप भारत के नीचे वाले प्रश्न तो देख रहे होंगे। इसमें गुजरात जो है वो उसके पास समुद्र है, महाराष्ट्र के पास है, गोवा के पास है, कर्नाटक के पास है, केरल के पास है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पे बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य के पास है। तो आप देख लीजिएगा, तो इसमें से कौन से बंदरगाह को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप जरूर याद कीजिएगा कि कौन से बंदरगाह को क्या कहते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से नीचे उतरिए गोवा हो गया, गोवा से उतरे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद केरल हो गया, केरल से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश से ऊपर चढ़ गया तो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से बड़े बंगाल। तो ये आप जो जिसके पास समुद्र है और इनके पास बंदरगाह है, बंदरगाह उसे बोलते हैं जहाँ से पोर्ट होता है, जहाँ से पनिया जहाज जो आप लोग समझते होंगे, सीप बोट पे सामान लगते हैं और विदेश को जाते हैं, पब्लिक भी जाते हैं, उस या एक वो बंदरगाह जहाँ रुकती है उसको बंदरगाह बोलते हैं। जिस तरह बस स्टैंड होता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है जी, तो आप याद रखेंगे किसको किसको क्या कहते हैं, आप ध्यान से याद रखिएगा। मैं याद रखने के लिए ही बोला हूँ, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था इसलिए नहीं मैंने मैप बना दिया। तो ये आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, परिवहन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पेज नंबर 110 से 13। चलिए, 5वां इकोनॉमिक्स के जो अपने कोर जो टॉपिक थे खत्म करने के लिए, तो ये नहीं, अगर आप सिविल सर्विस में जाएंगे तो काफ़ी सारे पढ़ने हैं उसमें तो बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन कोर टॉपिक जो आपके थे वो आज खत्म हुए। आप बिहार के बजट पढ़ेंगे, आप कहाँ से पढ़ेंगे सर, किसी करंट अफेयर जनरल के पढ़ेंगे, उसमें आपको बजट मिल जाएगा फरवरी वाले में बजट मिल जाएगा। अरे तो ऑनलाइन आप टाइप कीजिए कि बिहार का बजट याद कीजिए, उसमें 20-25 सवाल आएंगे, पन्ने पे नोट कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। मेरे पास है, अगर समय मिलेगा तो मैं डालूंगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि समय की बड़ी पाबंदियां हैं। यूपीएससी के पेपर मेरा भी है 4 तारीख को, तो थोड़ा समय की बड़ी किल्लत है, तो मैं कमिटेड हूँ, काम करूंगा। इसलिए थोड़ा सा बिहार का बजट आप देख लेंगे। आज बजट शुरू हुआ, सर्वे, उसमें इकोनॉमी चैप्टर अपना यहाँ पे दैनिक किया जाएगा, फिर रिविजन के समय रिविजन करेंगे हम। कल के बाद इकोनॉमी खत्म, कल मैं सर्वे पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद भारत का बजट और सर्वे पढ़ लीजिएगा। समय मिले तो निश्चित पढ़ना चाहिए, तो बिहार का तो पढ़ ही लीजिए, बिहार का ही पढ़िए आप, बिहार का बजट पढ़ लीजिए, बिहार का सर्वे पढ़ लीजिए, एक सवाल आता है तो देखेंगे बाद में, और इकोनॉमी को अपना कल यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए छठा टॉपिक डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। डीपीएसपी में क्या है भैया मेरे भाई, 36 से लेकर 51 तक को डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे आप, और 51 ए जो है वो है क्या है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। उस समय इसको लाया गया था, जिसमें 10 पॉइंट थे। अब 86वां संविधान संशोधन के समय, जिसमें वाजपेयी जी की सरकार थी, 11वां पॉइंट में जोड़ दिया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। और ये आप देख लीजिए, स्वर्ण शिक्षा समिति पे रिपोर्ट। अब पूछा जाएगा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज
कौन सी समिति के रिपोर्ट पे लाया गया था? तो स्वर्ण समिति के रिपोर्ट पे लाया गया था। आप देख लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी हालांकि रूस से लिया गया था, तो कहाँ से लिया गया था आप देख लेंगे। 51 का आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11 पॉइंट है, उसमें से किस संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय था लाया गया था, और 86वां संविधान संशोधन में 11वां पॉइंट को जोड़ दिया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो फंडामेंटल डीपीएसपी आप पढ़ेंगे, जिसमें कि पंचायती गठन भी यहाँ पे आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 48 में देख लीजिएगा क्या है, पशुपालन कहाँ पे किस आर्टिकल में दिया गया है, सबके लिए समान मजदूरी और समान संहिता कहाँ पे दिया गया है, या पढ़ लेंगे। अब पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी और मौलिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर यह है कि डीपीएसपी को दिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से और इसको लिया गया है यूएसए से। उसके बाद इसके लिए माने हम कोर्ट जा, डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते और इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमको प्राप्त होता है और ये हमको स्वतः प्राप्त होता है, ये हमको लेना पड़ता है कि अगर लागू हो ना हो इसके लिए हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपके जहां भी भंग होंगे हम सीधे हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हम हाईकोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32 को ही संविधान का आत्मा कहा है। तो इसके 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हम हाईकोर्ट सीधे जा सकते हैं। जब भी मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा हम वहां जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर को पढ़ेंगे। जो आयरलैंड से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और ये प्राप्त हो तो होना चाहिए और ये स्वतः हमको प्राप्त है। ठीक है जी, और सब चीजें इसके जो अंतर होंगे आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक पाया जाता है, और ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पाया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भैया, थोड़ा ध्यान देंगे मेरे भाई। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप सब भी थोड़ा पढ़ें। ऐसा नहीं है क्यों ही मैं बोले जा रहा हूँ आप सब पढ़े नहीं, पढ़ना आपको भी थोड़ा बहुत चाहिए, निश्चित पढ़िए। और आप सब पढ़ते भी होंगे, मैं ऐसा उम्मीद आप लोगों से करता भी। नहीं पढ़ते होंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, हालांकि मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो पढ़ रहे हैं और आप सब भी पढ़ते होंगे। मेंस का एग्जाम भी है, थोड़ा समय मुझे कम मिल रहा है आजकल। ठीक है, प्रकाश, फिजिक्स का टॉपिक पढ़िए, लाइट, प्रकाश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पढ़ लीजिएगा भाई। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का यहाँ पे प्रिज्म जो बन जाएगा, यहाँ पे प्रकाश विक्षेपण जरूर पढ़िएगा। YDSR जो पढ़ा जाता है, कौन से बैगनी रंग रेड कलर में कौन सा किसका तरंग लेमडा से जो होता है वो किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, लेंस पढ़ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग, उसके निवारण के लिए कौन से उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस क्या आता है, इसका अवतल लेंस क्या आता है, और इसको दोनों क्या आता है जिसको मायोपिया कहते हैं। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कौन से लेंस का उपयोग करता है, तो उत्तल लेंस का करता है भैया, जिसमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। नहीं तो अवतल लेंस की तरह अगर बड़ा दिखाने लगेगा तो ड्राइवर अचानक आश्चर्य में पड़ जाएगा कि गाड़ी ऊपर से इतनी चढ़ गई मेरे ऊपर। अवतल लेंस में कहा भी जाता है कि अगर कोई बड़ी 6 फीट की है तो उसको देखने के लिए कितने फीट की लेंस लगाई जाए, तो 3 फीट की अवतल लेंस उसके आधे लगाई जाती है। दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, गाड़ी के ड्राइवर को उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा आप पढ़ेंगे भैया, मेरे भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलिए लाइट चैप्टर आप ध्यान रखें। उसका धातु, अंतिम चैप्टर आज का लेता हूँ, धातु। यहाँ पे जो इंग्लिश में तो पढ़ेंगे मेटल, 227 से 29 पेज, 202 से 205 प्रकाश नोट कीजिए, 202 से 205, और धातु 227 से 229 मेटल पढ़ लेंगे। इसमें से कि मेटल के क्या क्या खासियत है, और इसमें पेज नंबर 229 तक पढ़ेंगे। टेबल बनाए हुए हैं कौन कौन से एलॉन्स से मिला करके इसमें से कौन कौन से धातु बनते हैं और धातु को क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये सब चीजें थोड़ा पढ़ लेंगे ठीक से। चलिए आज तक अपनी बात मैं समाप्त किया। थैंक्स, दैट्स ऑल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुकता हूँ क्लास को।